Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear ladies and gentlemen. This is your host Ali Shahab, and today we are beginning a new podcast for capacity development. आज के इस पॉडकास्ट में जो सबसे अहम तरीन मौजू है वो स्टूडेंट की उस वीकनेस को एड्रेस करना है जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है फेलियर का शिकार होते हैं, और वो वीकनेस आपकी ये राइटिंग स्किल्स हैं। राइटिंग स्किल्स सीएसएस में ना सिर्फ प्रेसियन कंपोजिशन और एसे में इंपॉर्टेंट है, बल्कि यही राइटिंग स्किल्स आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ऑप्शनल्स भी शामिल है उसमें भी उतना ही किरदार अदा करती है। स्टूडेंट्स की कामयाबी में ये वो राइटिंग ही है जो एग्जामिनर तक आपके स्कोर में इजाफे का बाइस बनेगी और आपकी कामयाबी और अच्छी ग्रुप की एलोकेशन की बुनियाद रखेगी। इसी कोर इशू को आज एड्रेस करने के लिए हमने दावत दी है सर मजहर इलाही साहब को, जो कि इस राइटिंग स्किल्स के मसले पे अपनी राय का इजहार करेंगे और इसकी जो है मुनासिब सोल्यूशन भी तजवीज़ करेंगे। मजहर इलाही साहब, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। सर, मैं फौरी तौर पर जो है इसी मसले के हल की तरफ आऊँगा। मुझे बताइए, ये जो राइटिंग स्किल्स है, स्टूडेंट्स ने किताबें भी बेशुमार पढ़ी होती हैं, नोट्स भी बहुत होते हैं, फाइल्स फुल ऑफ पीडीएफ्स। अगर मुझे ये बताइए कि ये जो राइटिंग वाला मसला है ये फिर किस तरह हल हो, क्योंकि वो राइटिंग की तरफ उस तरह नहीं पहुंच पा रहे। सर, राइटिंग का मसला इसलिए हल नहीं होता कि बिकॉज ये नहीं है कि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है। दे हैव नेवर बीन टॉट राइटिंग एज ए स्किल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए कि राइटिंग एज ए स्किल दे हैव नेवर बीन टॉट। जिसकी वजह से जो बड़ा इशू है वो राइटिंग का नहीं है, वो है लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट कि हमें लिखना क्या है, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इसकी वजह से उनके अंदर एक मेंटल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जब उनको लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होती। रीडिंग ऑन द अदर हैंड उनको कंफर्टेबल लगती है। लेक्चर्स लेना, मटेरियल इकट्ठा करना उनको लगता है ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न वो उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं और राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ तो हमारा वो स्टूडेंट भी है कि जो पढ़ता भी है जी हाँ, और प्रैक्टिस भी करता है। ख़ास तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस करता है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के सवालों के जवाब की भी प्रैक्टिस करता है, मगर फिर भी इम्प्रूव नहीं कर पाता। जी हाँ। आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर, इसकी भी जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये समझनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि राइटिंग एज ए जो है स्किल वो इट हैज़ नेवर बीन टॉट, उनको सिखाया नहीं गया। और राइटिंग जो है वो सबसे पहले एक थिंकिंग स्किल है। It's a thinking skill. I always say कि writing is thinking on the paper. They have never been taught to think independently and think logically. ये चीज़ उनको नहीं सिखाई गई। उनको जो सिखाया गया वो है crammed up जो मटेरियल है उसको रिप्रोड्यूस करना। तो जब ये स्टूडेंट ने थिंकिंग स्किल डेवलप ही नहीं किए, आप देखें ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं किए जाते। देयर आर 6 थिंकिंग लेवल्स। वो जब डेवलप ही नहीं किए गए, उनको ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड वे में सोचना ही नहीं आता, तो वो एक टेम्पलेट की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। वो जो भी ऐसे है, प्रेसी है या जो करंट अफेयर है या पाक अफेयर है, उसके अंदर वो एक स्पेसिफिक टेम्पलेट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लेकिन उसमें सोचना कैसे है, आइडियाज़ जनरेट कैसे करना है, उनकी सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, दे हैव नेवर बीन ट्रेन्ड अबाउट दिस। इसलिए प्रैक्टिस में अक्सर ये कहता हूँ डज नॉट मेक यू परफेक्ट। Practice with reflection, right direction and right action makes you perfect. अच्छा, क्या अगर मैं इसको सादा अल्फाज में कहूँ कि जो ऐसे राइटिंग में हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटी कराते हैं, क्या ये उसी से मिलती जुलती आप बात कर रहे हैं? सर, ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि अगर उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है तो उनको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। अगर वो लॉजिकल रीजनिंग का स्किल नहीं सीख रहे कि थिंकिंग में वो लिस्टिंग तो कर लेते हैं आइडियाज़ की, लेकिन जो आइडियाज़ की हायरार्की बननी चाहिए दे नेवर लर्न अबाउट दैट, उसको फोकस नहीं करते। स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो ज़्यादा मटेरियल को क्रैम करने में, इकट्ठा करने में, डाटा कलेक्ट करने की तरफ ज़्यादा होता है, रादर देन कि वो अपने थिंकिंग स्किल को सेपरेट स्किल लेकर डेवलप करें। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो कभी ऑर्गेनाइज्ड वे में या स्ट्रक्चर्ड वे में सोच ही नहीं सकते। वो टेम्पलेट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं लेकिन थिंकिंग डेवलप नहीं करते, और राइटिंग का तलक पहले थिंकिंग से है। अच्छा, फिर आपकी राय में मुझे बताइए कि ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग है ऐसे राइटिंग और प्रेसी की, इसके अंदर फिर मिसिंग लिंक क्या है? सर, इसमें जो प्री राइटिंग कॉग्निटिव आर्किटेक्चर है ना, बेसिकली कि प्री राइटिंग सीखना यानी प्री थिंकिंग सीखना, माइंड के अंदर सोचना कि मुझे आइडिया जनरेट कैसे करना है, आइडिया को माइंड के अंदर एनालाइज कैसे करना है, आइडिया को माइंड के अंदर जो इररिलेवेंट आइडियाज़ उनको सेपरेट कैसे करना है। जब तक वो इस स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, वो एक टेम्पलेट को ही फॉलो कर रहे हैं। एज आई ऑलरेडी सेड कि राइटिंग को ये समझना पड़ेगा कि ये एक थिंकिंग स्किल है। जब तक वो माइंड के अंदर आइडिया जनरेट कैसे होगा, आइडिया को वैल्यूएट कैसे करना है, आइडिया की सिलेक्शन रिजेक्शन कैसे होनी है, रेलिवेंट एंड फोकस आइडिया कैसे सोचना है, वो उस टेम्पलेट को तो फॉलो करेंगे लेकिन उसके
मुताबिक एग्जैक्ट आइडियाज़ जनरेट नहीं कर पाएंगे। सर मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें कि प्री राइटिंग जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है या आर्किटेक्चर वो कैसे बनेगा। कोई भी टॉपिक एक स्टूडेंट को दिया जाता है, उसको सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट ही वांट्स टू से, व्हाई ही वांट्स टू से, एंड देन हाउ ही वुड से। अगर ये तीन चीज़ें, जिसको मैं कहता हूँ लेडर ऑफ क्लैरिटी, अगर वो अपने दिमाग में क्लियर कर ले, माइंड में इसकी प्रैक्टिस पहले कर ले, तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि उसको लॉजिकल रीजनिंग के तहत कैसे सीक्वेंस में आइडियाज़ जनरेट करने हैं। अच्छा सर, इस CSS की जर्नी में हमने देखा कि अब ज़ाहिर है 1 दहाई से ज़्यादा अरसा तो हो गया हमें पढ़ाते हुए और स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी लैंग्वेज स्किल्स के साथ आते हैं, मगर उसके बावजूद भी इम्तहान में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, उस तरह लिख नहीं पाते जो उनको पास स्कोर या ऐसे अच्छे स्कोर की तरफ लेके जा सके। इसकी क्या वजह है? सर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर स्टूडेंट को समझनी है कि इंग्लिश, गुड इंग्लिश का मतलब गुड राइटिंग नहीं है। ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, लेकिन जो राइटिंग करनी है वो आपका थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। क्या आपको थॉट प्रोसेस आता है? मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जब तक उसको ये नहीं पता होगा, क्लैरिटी नहीं होगी कि उसने क्या कहना है, व्हाट ही वांट्स टू से, व्हाई ही वांट्स टू से एंड हाउ ही हैज़ टू से, तो उस वक्त तक वो लिख नहीं सकेगा। अब इसकी वजह से होता ये है कि स्टूडेंट जब लिखते हैं, उनका जो प्राइमरी जो फोकस है वो वोकैबुलरी और डेकोरेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर चला जाता है, बिकॉज दे हैव हर्ड कि जी हमें कुछ शायद बहुत ही एडवांस इंग्लिश, शेक्सपियरियन स्टाइल की इंग्लिश को लिखना है। उनको लगता है कि हमें कोई बड़ी ऑर्नामेंटल किस्म की इंग्लिश को यूज़ करना है, बड़ी टफ किस्म की वोकैबुलरी को यूज़ करना है। तो जो प्राइमरी फोकस है वो अपने थॉट आर्किटेक्चर की बजाय उनका लैंग्वेज की डेकोरेशन के ऊपर चला जाता है। उसकी वजह से अब आपने देखा होगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो उनके आर्गूमेंट्स स्कैटर्ड होते हैं। कभी इंट्रोडक्शन लेंथी हो जाता है, कभी उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पर आएगा, इसको कैसे एडजस्ट करना है। पैराग्राफ के अंदर सीक्वेंसिंग और ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो पाती, क्योंकि दे हैव नेवर डन दैट थॉट प्रोसेस, और वो समझ रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश अच्छी हो जाने से, वोकैबुलरी अच्छी हो जाने से वो अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर सोच भी सकते हैं, उसके अंदर पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। मेरा ख्याल है जी यही रीज़न है कि बहुत सारे इवन लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है ऐसे राइटिंग के पेपर में जो है अक्सर जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सो अगेन यानी कि मास्टरी ऑफ लैंग्वेज एक अलग चीज़ है, मगर जो राइटिंग स्किल्स और एक थॉट प्रोसेस है वो एंटायरली एक अलग है। डेफिनेटली राइटिंग के पीछे पूरा थॉट प्रोसेस है। अच्छा सर, मैंने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज में या राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, जिसको को आपके पास प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए आए तो उन्होंने बड़ी ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट की है, तो आपने किस अप्रोच को फोकस किया है और कौन सी आपकी तरजीहात या मैकेनिज्म या मेथडोलॉजी? सर इसमें कोई सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी, अभी मैंने जितनी भी इश्यूज़ बताए कि राइटिंग के इश्यूज़ क्या हैं, उसमें जो सबसे बुनियादी फैक्टर बताया था वो ये था कि उनका थिंकिंग स्किल डेवलप कभी भी नहीं होता। दे हैव नेवर बीन टॉट हाउ टू थिंक। सो मैंने थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर ही काम किया सो दैट दे कुड थिंक इन स्ट्रक्चर, इन फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जितने भी राइटिंग पैलेसेस होते हैं, फियर ऑफ राइटिंग है, कंफ्यूजन ऑफ राइटिंग है, स्कैटर्ड आर्गूमेंट है, आइडियाज़ में सीक्वेंसिंग नहीं है, उसके पीछे थिंकिंग चूँकि प्रोसेस है, तो मैंने सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की। और इसके लिए मैंने डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि बहुत से लोगों के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होती है, फियर ऑफ राइटिंग पैदा हो जाता है, पहले उसको एड्रेस किया। मुख्तलिफ टेक्निक हैं, शिटी रफ ड्राफ्ट है जैसे कि एक टेक्निक, फियर डिटॉक्स है, डिज़ाइन थिंकिंग है, क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट बोरिंग टेक्निक है। इस जैसी बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उनकी थिंकिंग को पहले ऑर्गेनाइज किया, और उनके ब्रेन के पास मैंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा कि वो राइटिंग को पहले अवॉइड करें। दे शुड कम फर्स्ट टू द राइटिंग। जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हुई, उनको क्लैरिटी आना शुरू हुई, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। फिर सर ये जो काम है आपका, ये प्रैक्टिकली फिर कैसे चलता है? सर ये इस तरीके से चलता है कि देखें, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे ब्रेन में ना पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आदत पड़ गई है क्रैम करके रिप्रोड्यूस करने की। ये एक पैटर्न, जिस पैटर्न को वो सबकॉन्शियसली फॉलो कर रहे हैं, मैंने उस पैटर्न को रिप्लेस किया है। इन टेक्निक्स की मदद से उनको एक रिप्लेसेबल पैटर्न दिया है, जिसको अगर वो बार बार प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो उनके ब्रेन रीवायर हो जाएगा। इनफैक्ट उनके ब्रेन को रीवायरिंग की ही ज़रूरत है कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे इंडिपेंडेंटली और लॉजिकली सोच सकते हैं। यही चीज़ उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट देती है कि उन्होंने क्या लिखना है,
उन्होंने क्यों लिखना है और उन्होंने कैसे लिखना है, और अल्टीमेटली उनका जो फियर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद उनके जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो ग्रामर से रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है, उनको एड्रेस किया जाता है। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि आप अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि आपके कोई नॉलेज का इशू है, ग्रामर का इशू है, वोकैबुलरी का इशू है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जिस दिन आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल गई, राइट डायरेक्शन मिल गई, आपने लिखना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये इशू जो है, सेकेंडरी इशूज़ है, ये एड्रेस होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने अपने कोर्स के अंदर 4th वीक में ग्रामर के एरिया को टच किया है, एंड स्टूडेंट्स हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जैसे ही उनकी ये सारी चीज़ें राइटिंग की ठीक होती हैं, तो ये ग्रामेटिकल इशूज़ या वोकैबुलरी इशूज़ जो हैं बड़े आसानी से एड्रेस हो जाते हैं। सर, अभी के डिस्कशन से मैंने जो गैस किया है, मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि स्किल्स को सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही मैं सब स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि आपको अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पहले बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है। एक वहम है कि जब तक हमारी बहुत अच्छी ग्रामर नहीं हो जाएगी, वोकैबुलरी नहीं हो जाएगी, हम अपनी राइटिंग स्किल्स नहीं इंप्रूव कर सकते। राइटिंग स्किल्स के लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग इज़ द प्री रिक्विजिट। जब तक इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उनका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी इशू। सो बिगिनर जो है, अगर वो भी ये कमिट कर ले कि मुझे हर हाल में रोज़ाना 15 से 20 मिनट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करके, खुद को वो सेल्फ जज ना करे, एवेल्युएट ना करे, अगर वो ये प्रैक्टिस शुरू कर दे, तो उसके जो ब्रेन और हैंड मसल की जो सिंक्रोनाइजेशन होगी, उसकी जो आइडियाज़ जनरेट करने की कैपेसिटी है वो डेवलप होगी, इंडिपेंडेंट सोच सकेगा। उसके बाद वो अपनी ग्रामर या वोकैबुलरी को ठीक कर सकता है। अच्छा सर, ये कितना दौरानिया चाहिए, कितना वक्त दरकार है इन स्किल्स को सीखने के लिए? सर, इन स्किल्स को सीखने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इमीडिएटली जो होती है, जब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाता है ना कि मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, तो डायरेक्शन आपकी सेट हो जाती है। एंड देन इट टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम कि आप उस स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं, बिकॉज हर अटैम्प्ट के बाद जब आप अपनी राइटिंग को एवेल्युएट करते हैं, ये कमिट कर लेते हैं कि मुझे अपनी राइटिंग को एवेल्युएट भी करना है, मुझे भागना नहीं है, मुझे फियर ऑफ राइटिंग या फियर ऑफ मिस्टेक्स अपने अंदर नहीं आने देना, और मुझे एवेल्युएट करना है और हर गलती से सीख के उसको इम्प्रूव करना है, तो इट टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम। फिर आप 2 से 3 हफ्ते में भी इम्प्रूव कर लेते हैं। मैंने जो अपना थॉट फ्लो राइटिंग सिस्टम का जो पूरा कोर्स है, वो डिज़ाइन इस तरह से किया है कि स्टूडेंट स्टार्ट ऑब्जर्विंग इम्प्रूवमेंट। इवन आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपके स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ जो है वो चेंज आया कि विद इन 2 वीक्स उनकी राइटिंग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी, आर्गूमेंट्स के दरमियान कनेक्शन हो गया, और साथ साथ उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होने शुरू हो गई। सर, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कितना टाइम चाहिए? सर, सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए कि राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इट टेक्स टाइम। स्किल बिल्डिंग जो होती है वो इमीडिएट नहीं होती। इट्स नॉट दी फाइनल स्टेज और रिफाइनमेंट स्टेज। हमारे स्टूडेंट्स इसको लास्ट स्टेज पर ले जाते हैं। वो समझते हैं कि पहले अगर हम मटेरियल इकट्ठा कर लें, नॉलेज गैदर कर लें, तो लिखना हमें आ जाएगा। दिस इज़ द रीज़न कि ना ही उनकी ब्रेन और हैंड मसल्स की सिंक्रोनाइजेशन होती है, ना ही उनका स्टेमिना बिल्डअप होता है, ना ही उनको प्रेशर हैंडल करना आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डिकोड करेंगे, और ना ही उनसे टाइम मैनेजमेंट हो पाती है। सो जब स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर मेरे टाइम मैनेजमेंट का इशू, तो मैं कहता हूँ नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट इशू है। तो सबसे पहले तो ये सीखनी चाहिए कि ये फाउंडेशनल स्किल है। इवन मैं समझता हूँ कि CSS की प्रिपरेशन से पहले उनको राइटिंग स्किल पहले सीखना है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने एग्जाम में प्रेजेंट करना है। अगर उनको प्रेजेंट ही नहीं करना आएगा तो उनका नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये प्राइमरी स्टेज है, फाउंडेशनल स्किल है, ना कि ये आखिरी रिफाइनमेंट और एडजस्टमेंट स्टेज है। ओके डियर एस्पिरेंट्स, तो पॉडकास्ट को हम कंक्लूड करते हैं इस बात पर कि CSS की तैयारी से पहले राइटिंग स्किल्स को जो है डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और नोआ ने ये आपके लिए फैसिलिटी जो है एक प्रोवाइड की है कि थॉट फ्लो इंग्लिश राइटिंग सिस्टम को ज्वाइन करें और इन स्किल्स को सबसे पहले डेवलप करें। याद रखिए, राइटिंग वो बेसिक प्री CSS फाउंडेशन है जिसके बगैर आप ये तैयारी जो है उस सक्सेस से नहीं कर सकते जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला सी यू सून इन दिस कोर्स।